नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीडीपी की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सीडीपी के पे हम की क्लास के लिए हम लोग शाम को 6 बजे मिलते हैं। कितने बजे? शाम को 6 बजे विदाउट एनी गैप रेगुलर क्लासेस आपको मिल रही हैं। पिछले 1 महीने से भी ऊपर समय हो गया है। हमने कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी कर ली हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी व्यक्तित्व। हम लोग बात कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व में हमने जाना था कि व्यक्तित्व जो है इसको इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी जो शब्द है आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंग्लिश वर्ड है, और यह शब्द आया है लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। आया है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से। अब बात करते हैं हम लोग कि पर्सोना का क्या अर्थ होता है, क्यों व्यक्तित्व को, पर्सनैलिटी को पर्सोना शब्द ही क्यों लिया गया, कोई और शब्द क्यों नहीं। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। क्या अर्थ होता है? पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। तो ये सारी बातें हम लोग अपनी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। उसके बाद हमने हिप्पोक्रेट्स का एक सिद्धांत लिया था। हिप्पोक्रेट्स का सिद्धांत लेने के बाद हमने बात की थी स्प्रेंजर के सिद्धांत की। स्प्रेंजर ने बताया था कि जो व्यक्तित्व होता है वो मूल्यों के आधार पर डिसाइड होता है, यानी कि वैल्यूज के हिसाब से डिसाइड होता है। उन्होंने 6 वैल्यूज बताई थी, जिनमें उन्होंने कुछ 6 प्रकार की वैल्यूज बताई थी, जो कि आपकी राजनैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, ये आपकी कुछ वैल्यूज बताई थी उन्होंने। तो ये हुई बात कल की क्लास की, जो कि आपका क्विक रिकैप था। जो लोग नए आए हैं, आज आए हैं, कल की क्लास मिस कर दी है, तो आपकी कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा सीडीपी बाय नीतीश और उस क्लास को जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है जिसका जो पहला सिद्धांत हमें लेना है, देखते हैं वो हैं आपके अल्पोर्ट साहब। कौन है? अल्पोर्ट साहब। तो अल्पोर्ट साहब जो है आपके, इन्होंने दिया था सील गुण सिद्धांत। अल्पोर्ट ने दिया था सील गुण सिद्धांत। अब क्या कहता है अल्पोर्ट का सील गुण सिद्धांत? देखिए, जैसे आया कि अल्पोर्ट ने दिया सील गुण सिद्धांत, आप सबके मन में कहीं ना कहीं पहले ही एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सील गुण क्या होता है। एक नया शब्द है शील गुण। तो शील गुण सिद्धांत के साथ ही साथ इसका जो दूसरा नाम है, अगर आप उससे समझेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत 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 आसान हो जाएंगी। इस सिद्धांत का दूसरा नाम है विशेषक सिद्धांत। क्या है? विशेषक। विशेषक यानी कि विशेष सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत इसका दूसरा नाम है। अब बात करते हैं कि क्या विशेष है सिद्धांत में। देखिए, हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज, या हमारे व्यक्तित्व में, हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी क्वालिटीज पाई जाती हैं कि जो हमारे अंदर एक लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं, मतलब बहुत ही लंबे समय तक के लिए अपरिवर्तित रहती हैं। क्या होता है? अपरिवर्तित रहती हैं। अब वो क्वालिटीज जो अपरिवर्तित रहती हैं, जैसे कि हमारी भावना, हमारा किसी के प्रति व्यवहार, हमारा माइंडसेट यानी कि हमारा विचार, ये ऐसी क्वालिटीज हैं जो बहुत ही लंबे समय तक के लिए किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में फॉर्म हो जाती हैं और एक बहुत ही लंबे समय तक के लिए हमारे मन में रहती हैं। अच्छा, देखिए, आपने मान लिया कि किसी के प्रति एक इमेज बना ली, किसी का मन में एक विचार बना लिया। कुछ नहीं होता है, किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी हमने एक मन में विचार बना लिया है कि हाँ, ये व्यक्ति नहीं अच्छा है। अब या तो वो व्यक्ति इतना खास हो आपका कि वो मेहनत करे कि हमें आपके विचार बदल के रख देने हैं। हाँ, वो विचार बदल भी देगा, पर एक लंबा समय लगेगा, एक टाइम लगेगा उसके उस विचार को परिवर्तित होने में, उसके उस विचार को परिवर्तित होने में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो है ये एक लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। एक लंबे अवधि के लिए, एक लंबे समय तक के लिए अपरिवर्तनशील होती है। एक लंबे समय तक के लिए अपरिवर्तनशील होती है। तो ये रहा आपका सील गुण सिद्धांत का अर्थ। समझ में आ गया होगा कि इसको और कहते हैं विशेषक सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग विशेषक सिद्धांत। एक सेकेंड वेट करिएगा।
इसको हम लोग कहते हैं विशेषक सिद्धांत। क्यों कहते हैं विशेषक सिद्धांत? क्योंकि इसमें कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं, कुछ विशेष क्वालिटीज इसमें इसके अंडर में आती हैं, और वो क्वालिटीज हम एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए अनचेंजेबल होती हैं। इसी वजह से इसे कहते हैं हम लोग विशेषक का सिद्धांत या सील गुण का सिद्धांत। तो ये रही बात। अब इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है अल्पोर्ट ने, साथ ही साथ इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में इनका सहयोग किसने किया? तो इनका सहयोग किया है कैटल साहब ने। इनके सहयोगी थे, इनके प्रमुख सहयोगी थे कैटल। उन्होंने इस सिद्धांत के प्रतिपादन में इनका सहयोग किया। बात करते हैं हम अल्पोर्ट साहब के सिद्धांत के कि तो वे मानते थे कि व्यक्तित्व का कोई प्रकार नहीं होता। उनका क्या कहना था कि व्यक्तित्व का कोई प्रकार होता ही नहीं है। तो कहां से आप व्यक्तित्व के प्रकार बता रहे हैं? तो अगर व्यक्तित्व के प्रकार नहीं होते हैं तो क्या होता है व्यक्तित्व, वो देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। तो बहुत ही सही बात कही है भाई। क्या है हमारी पर्सनैलिटी? क्या है? अगर हमारी पर्सनैलिटी, हम अपने समाज के साथ जो एक एडजस्टमेंट करते हैं कि हमें समाज में ऐसे रहना है, अगर हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, हमारे बातचीत करने का तरीका अच्छा होता है, हमारा हाव भाव अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर समाज में हमारी एक अच्छी इमेज, समाज में हमारी एक अच्छी गुडविल बनती है, जिसकी वजह से हमारा समाज के साथ समायोजन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो ये रहा आपका व्यक्तित्व अल्पोर्ट के हिसाब से कि ये एक शारीरिक गुणों का मतलब मनोशारीरिक गुणों का मतलब मेंटल और फिजिकल दोनों का, मेंटल प्लस फिजिकल, मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जो वातावरण में मतलब इन्वायरमेंट में, समाज में, वातावरण का अर्थ क्या है? समाज में व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। अल्पोर्ट साहब की ये रही डेफिनेशन। अल्पोर्ट साहब ने कुल 18,000 सील गुणों का एक कलेक्शन बनाया। अल्पोर्ट साहब ने 18,000 सील गुणों का एक कलेक्शन बनाया है, एक सूची तैयार की अल्पोर्ट साहब ने। एक दो नहीं, कुल कितने? कुल 18,000 सील गुणों की एक सूची बनाई अल्पोर्ट साहब ने और उनको दो भागों में बांट दिया। समझिएगा इस बात को। कुल कितने सील गुण? कुल 18,000 सील गुणों की एक सूची बनाई और उनको डिवाइड कर दिया उन्होंने दो पार्ट्स में। पहले पार्ट का जो नाम दिया उन्होंने वो दिया सामान्य सील गुण। क्या दिया? सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण में वे गुण आते थे। देखिए सामान्य से क्या मतलब होता है? सामान्य का अर्थ होता है जनरल। जनरल मतलब वो होता है जो सभी के लिए हो, जो सभी में हो। तो इसी बात से इनके जो शब्द है सामान्य सील गुण, इसी से समझ में आ जाता है कि क्या होते हैं सामान्य गुण। वे गुण जो सभी में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य सील गुण। जैसे सामाजिकता की भावना, आत्मरक्षा, आत्मरक्षा की भावना, ये सारे के सारी क्या है? सभी के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, आप किसके अंदर नहीं पाई जाती है? आप कहेंगे सर सबके अंदर आत्मरक्षा की भावना नहीं पाई जाती है। कैसे नहीं पाई जाती है? देखिए, आपके साथ आपको कुत्ता दौड़ा लेता है, आप क्या करते हैं? क्या आप भागते हैं कि नहीं भागते हैं? आप बहुत ही कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो कहेगा कि सर कुत्ता दौड़ा लेता है तो मैं कुत्ते को दौड़ा लेता हूं। भाई कुत्ता दौड़ाएगा, डर की फीलिंग आएगी, आप कहीं ना कहीं भागेंगे तो जरूर, फिक्स चीज है कि भागेंगे। सांप आता हुआ देखेंगे तो सांप, आप अपनी आत्मरक्षा में ये तो भाग लीजिए। देखिए दो तरीका है, या तो आप वहां से भाग लीजिए और दूसरा तरीका है आप सांप को मार दीजिए। लेकिन दोनों सेंस में आप करेंगे क्या? अपनी आत्मरक्षा। आपने पागलों तक को देखा होगा कि गाड़ी के सामने वो नहीं आते हैं, उनका माइंड नहीं काम कर रहा है, पर फिर भी आत्मरक्षा की भावना पाई जाती है। गाड़ी के सामने तक वो आसानी से नहीं आते हैं। इतने लेवल तक जाके ये इतना सामान्य सील गुण है कि इस लेवल पर जाके काम करता है कि पागल भी अपने आप को सेफ रखता है। आग छूने से डरता है वो, उसको लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो यही रही आपके सामान्य सील गुण जो सभी में पाई जाती है, जैसे आत्मरक्षा की भावना। दूसरी जो गुण आता है आपका, वो आता है विशिष्ट सील गुण, जो कि अल्पोर्ट साहब ने दिया है।
विशेषशील गुणों में ऐसे गुण आते हैं जो किसी व्यक्ति में खास होते हैं, जो एक व्यक्ति में खास होते हैं और उसकी एक अलग पहचान बनाने में सहायक होते हैं, उसकी एक अलग पहचान बनाने में सहायक होते हैं। अब विशेषशील गुण वे गुण होते हैं जो व्यक्ति में खास होते हैं और इसकी एक अलग पहचान बनाने में सहायक होते हैं। तो इसको भी विशेषशील गुणों को 3 प्रकार में बांट दिया, विशेषशील गुणों को 3 प्रकार में बांट दिया है आपके अल्पोर्ट साहब ने। पहला जो शील गुण उन्होंने बांटा वो था प्रधानशील गुण। पहला जो शील गुण उन्होंने बताया, उन्होंने कहा 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला जो होता है वो होता है प्रधानशील गुण, जो दूसरा होता है आपका जो दूसरा होता है वो होता है केंद्रीय शील गुण, और जो तीसरा होता है वो होता है गौड़शील गुण, गौड़शील गुण। अब क्या होता है प्रधानशील गुण? देखिएगा यहां पे ये टाइपिंग एरर है, गौड़शील गुण वो गलत लिखा हुआ है, उतना हटा के ऐसे पढ़िएगा, ऐसे से। ऐसे शील गुण जो किसी व्यक्ति में इतने खास होते हैं कि वे व्यक्ति के दूसरे नाम बन गए हैं। वे शील गुण जो किसी व्यक्ति में इतने खास होते हैं कि वे किसी व्यक्ति के दूसरे नाम बन गए हैं। मींस आपकी वो क्वालिटी जिसके जैसे, अगर कभी भी आप देखिएगा, एक कॉमन से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी जिसको सिर्फ आप ही के अंदर हो, आप ही उस नाम से जाने जाएं और कोई उस नाम से ना जाना जाए, और कोई उस नाम से ना जाना जाए। अच्छा, बात करते हैं हम लोग जैसे सत्य और अहिंसा की बात आती है, जैसे सत्य अहिंसा अहिंसा की बात, मेन गुण जो है अहिंसा। अगर अहिंसा की हम लोग कभी बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? गांधी जी का, क्योंकि ट्रुथ और नॉन वायलेंस की उनको एक मूर्ति बना दी गई है कि अगर सत्य और अहिंसा, यही नहीं भारत में नहीं पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाइए और कह दीजिए कि सत्य और अहिंसा की मूर्ति कौन है, तो तुरंत आदमी कहेगा भैया गांधी जी, क्योंकि वो अपनी उस क्वालिटी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी उस लाइफ में कहीं एक बार भी उस रूल को ब्रेक नहीं किया कि किसी को एक थप्पड़ मार दिया हो, तो सत्य और अहिंसा के लिए फेमस हो गए कौन? गांधी जी। आप पुराने समय में बात करेंगे तो सत्यवादी की बात करेंगे कि हाँ बहुत बड़े सत्यवादी हो क्या, लोग कहते हैं बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र होगा। अब वो ये नहीं कहते हैं कि आप बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र हो, उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वेल्थ बहुत है, आपका बहुत बड़ा साम्राज्य है, आपके पास बहुत रुपया पैसा है, उनका ये कहने का मतलब नहीं होता है। वो कहते हैं आप बहुत बड़े राजा हरिश्चंद्र हैं क्या, उनका कहने का मतलब है कि क्या आप बहुत बड़े सत्यवादी हैं, उनका कहने का मतलब होता है कि क्या आप बहुत बड़े सत्यवादी हैं। राजा हरिश्चंद्र से तात्पर्य सत्यवादी से है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हम बात करते हैं नेताजी की, किसी ने कहा कि नेताजी, आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी ने की, नेताजी दिल्ली गए। अब हमारे मन में एक वो खास गुण जो है नेताजी का, नेतृत्व करने का जो गुण है वो नेताजी में पाया जाता है, और वो नेताजी का गुण, जो नेताजी शब्द है वो अटैच हो गया है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। कुछ मत बोलिए, सिर्फ बोलिए नेताजी, कुछ नहीं कहना है, सिर्फ कहना है नेताजी। अपने आप से आपके अंदर विचार में आपके कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि उनके साथ वो क्वालिटी, वो नाम इतने अच्छे से जुड़ गया है कि नेताजी कहने पे सिर्फ उन्हीं का नाम आता है। अब हर घर में, गांव में एक नेताजी पाए जाते हैं, एक लड़का होगा जो जिसके पीछे 4 लड़के चल रहे होंगे, सिर्फ होटल पे वो चाय पानी करा देता है, जिसके वजह से लड़के उसको नेताजी नेताजी कह देते हैं। तो वो नेताजी वाले नेताजी नहीं, जो विधायक जी हैं उनसे अगर आप फोन पे बात भी विधायक जी कर रहे हैं तो वो भी गांव के नेताजी हो गए। 4 लड़के घूम रहे हैं पीछे, नेताजी नेताजी, वो अपने आप को नेताजी समझ, लेकिन वो नेताजी नहीं है। अगर कभी भी कोई जान पहचान आपकी और मेरी नहीं है और हम सिंपली आपको फिर भी कह दे रहे हैं नेताजी, आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि ये पक्का बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। किसकी बात कर रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस की। तो एक ऐसी क्वालिटी, जो क्वालिटी की वजह से आप जाने जाएं, सत्यवादी की वजह से राजा हरिश्चंद्र, अहिंसा की वजह से गांधी जी, नेताजी की वजह से सुभाष चंद्र बोस, मतलब एक ऐसी क्वालिटी जो आपकी पहचान बन जाए, तो वो होता है आपका प्रधानशील गुण। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केंद्रीय शील गुण की। किसकी बात करते हैं? 5 से 10 ऐसी क्वालिटीज लोगों में होती हैं कि जो किसी और व्यक्ति के अंदर नहीं होती हैं, वो अपने आप में यूनिक होती हैं। हालांकि वो मिल सकती हैं किसी व्यक्ति में, पर वो 5 से 10 क्वालिटी, भाई 5 से 10 है, एक सिंगल क्वालिटी या 2 क्वालिटी होती तो मान सकते थे कि आपके अंदर इकलौती हैं, पर 5 से 10 क्वालिटीज हैं, तो यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको खास बना देती हैं। पर हाँ, वो मिल सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं मिलेंगी नहीं, पर वो खास बना देती हैं आपको।
5 से 10 क्वालिटी। जैसे आपकी बोलने का तरीका, आपका बोलने का तरीका बिल्कुल यूनिक है, आपका चलने का तरीका, तो ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, चलने का तरीका, बोलने का तरीका और ढेर सारी बातें जो आपको यूनिक बनाती हैं, लेकिन एक लिमिट में, क्योंकि वो क्वालिटीज कहीं ना कहीं मिल सकती हैं। तो 5 से 10 ऐसी क्वालिटीज होती हैं, सेंट्रलाइज्ड क्वालिटीज होती हैं, केंद्रीय सील गुण इसीलिए कहा गया है, जो आपको खास बनाती हैं, जो आपको खास बनाती हैं। तो ये हो गया आपका केंद्रीय सील गुण। जो आपका लास्ट गुण आता है, लास्ट सील गुण जो है उसको बोलते हैं गौड़ सील गुण। क्या बोलते हैं? गौड़ सील गुण। अब गौड़ सील गुण है तो क्या कहें, क्या होता है गौड़ सील गुण? ऐसे सील गुण जो किसी में होते हैं, मतलब वे गुण जो किसी व्यक्ति में पाए तो जाएंगे, ऐसे सील गुण जो व्यक्ति में होते हैं पर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, मतलब उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा आपका अल्पोर्ट साहब का पूरा सिद्धांत। अल्पोर्ट साहब ने पहला सील गुण सिद्धांत दिया, याद करने लायक पॉइंट है, जो अब मैं आपको एक क्विक रिकैप देते हैं। इन्होंने पहला सील गुण का सिद्धांत दिया था। ये मानते थे कि व्यक्तित्व का प्रकार नहीं होता, बल्कि यह एक शरीर का गत्यात्मक संगठन होता है जो वातावरण में समायोजन के लिए काम आता है। और फिर इन्होंने कुल 18,000 सील गुण दिए और उन सील गुणों को 18,000 सील गुण दिए और उन सील गुणों को 2 पार्ट में बांट दिया, सामान्य सील गुण और विशेष सील गुण। फिर विशेष सील गुण को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया, प्रधान सील गुण, सेंट्रलाइज्ड केंद्रीय सील गुण और फिर आता है आपका गौड़ सील गुण, गौड़ सील गुण। तो इतनी सारी बातें कही आपके अल्पोर्ट साहब ने। तो आई होप अल्पोर्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अल्पोर्ट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जो नेक्स्ट जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है रोजनमैन और फ्रीडमैन। कौन है? रोजनमैन और फ्रीडमैन। रोजनमैन और फ्रीडमैन, इन दोनों ने व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी का सिद्धांत दिया। रोजनमैन और फ्रीडमैन 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि हमारे व्यक्तित्व को हम कुल 2 भागों में बांट सकते हैं, टोटल 2 भाग में बांट सकते हैं हम लोग, टाइप ए और टाइप बी। क्या कहता है टाइप ए और क्या कहता है टाइप बी, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं कि टाइप ए में क्या है। देखिए टाइप ए की जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि जो टाइप ए के जो व्यक्तित्व के लोग होंगे, मतलब जिन व्यक्तित्व में टाइप ए पाया जाएगा, वो प्रेरणा बहुत अधिक होगी, उच्च प्रेरणा वाले लोग होंगे, मतलब हाईली मोटिवेटेड लोग होंगे। समय की कमी पाई जाएगी, समय की कमी का भाव होगा इनके अंदर, उतावलापन होगा, मतलब हर काम के लिए बहुत उतावले रहेंगे, धैर्य की कमी होगी और बोझ से लदे होंगे। धैर्य की कमी और बोझ से लदे होने का भाव पाया जाता है। ऐसे व्यक्तित्व के लोगों में उच्च प्रेरणा, समय की कमी का भाव, उतावलापन, धैर्य की कमी और बोझ से लदे होने का भाव पाया जाता है। कुल मिला के कोई क्वालिटी लगभग एक उच्च प्रेरणा है, पर वो भी हाईली मोटिवेटेड है, पर अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। भाई समय की कमी का भाव है, समय की कमी है नहीं भाई, सबको मिलते हैं दिन में 24 ही घंटे। अब उनमें कुछ लोग होते हैं अपना टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छे से करते हैं कि अपने सभी काम कर ले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से नहीं कर पाते हैं, और उनको लगभग यही हमेशा लगा करता है कि हाँ टाइम बहुत कम था, ऐसा ना होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो टाइम होता सबके पास है, वो टाइम का मैनेजमेंट होता है। धैर्य की कमी होती है, धैर्य की कमी हो जाए तो वैसे ही वो क्वालिटी खराब हो गई। बोझ से लदे हुए हमेशा होता है, काम कम करिए, हमेशा सारे काम को सर पे रखिए, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, और काम कोई मत करिए। तो ये ऐसे होते हैं टाइप ए वाले लोग। अब टाइप बी वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर प्रेरणा की कमी पाई जाएगी। जो टाइप बी के लोग होते हैं उनके अंदर प्रेरणा की कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, और बिल्कुल टाइप ए के उल्टा सारी क्वालिटीज हो जाती हैं। धैर्य तो होता है पर प्रेरणा की कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनसे एकदम उल्टे जो होते हैं वो टाइप बी होते हैं। अब टाइप ए और टाइप बी इन्होंने बता दिया। बात करते हैं अब टाइप सी, कुछ दिन बाद इंट्रोड्यूस किया। अच्छा वो वाला टाइप सी नहीं, अगर हम बात करें टाइप सी की तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा सर नया वाला जो चार्जर आया है वो टाइप सी नहीं, वो वाला नहीं, जो आपके दिमाग में चल रहा है वो वाला टाइप सी नहीं है, ये टाइप सी है। हम भी वही करें टाइप सी, अरे टाइप सी है, मतलब टाइप सी तीसरा प्रकार है, ये सी वाला प्रकार है, ठीक है। अब इसको किसने किया, टाइप सी को ऐड किसने किया, तो टाइप सी लाए बाद में आया मनोवैज्ञानिक मॉरिस। मनोवैज्ञानिक
मॉरिस ने टाइप सी इंट्रोड्यूस किया इन्हीं के सिद्धांत में। और सबसे मस्त आया, टाइप सी सबसे लेट में आया, टाइप सी ही याद रखिएगा। सबसे लेट में कौन सा आया था चार्जर का? टाइप सी। और यहां पर भी सबसे लेट में कौन आया? टाइप सी। और जो चीजें देर से आई, देर आए दुरुस्त आए वाला हाल हुआ। देर से आई है पर सबसे मस्त आई। तो कुछ दिनों बाद मनोवैज्ञानिक मॉरिस ने टाइप सी दिया। उनके अनुसार सी वाले लोग में कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशीलता पाई जाती है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जैसे जिस व्यक्ति में कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशीलता पाई जाएगी तो कहीं ना कहीं उसकी सारी क्वालिटीज बहुत अच्छी होंगी। उसको भाई, अब कैंसर जैसे रोग में अगर वो संवेदनशील है, मतलब उसके प्रति धैर्य रख पा रहा है, उस बीमारी को झेल ले रहा है, या मतलब एक धैर्य की भावना पाई जा रही है, तो यानी कि वो वैसे एक अच्छी क्वालिटी हो गई। तो जो टाइप सी वाले लोग होते हैं, इनके अंदर विनम्रता पाई जाती है, धैर्य पाया जाता है, सहनशीलता, धैर्य, सहनशीलता पाई जाती है। ऐसे लोगों में विनम्रता, धैर्य और सहनशीलता पाई जाती है। तो आपका तीनों में, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तीनों में सबसे अच्छा कौन सा हुआ? सबसे अच्छे हो गए टाइप सी क्वालिटी वाले लोग, जिनके अंदर विनम्रता, सहनशीलता और धैर्य की भावना पाई जाती है। दो व्यक्ति आपके हो गए, रोजनमैन और फ्रीडमैन हो गया, टाइप ए टाइप बी का सिद्धांत, और उसके पहले आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमको जिसकी बात करनी है वो है जॉन माइक्रे और रॉबर्ट कोस्टा। जॉन माइक्रे एंड रॉबर्ट कोस्टा। अब क्या कहता है जॉन माइक्रे एवं रॉबर्ट कोस्टा का सिद्धांत? जॉन माइक्रे एंड रॉबर्ट कोस्टा जो हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का 5 प्रमुख कारकों या गुणों का सिद्धांत दिया है। इन्होंने बताया कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके 5 कारक या गुण होते हैं, 5 प्रमुख कारक या 5 गुण होते हैं, जिसे हम लोग व्यक्तित्व का 5 वृहद कारक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व का 5 वृहद कारक सिद्धांत कहते हैं। इनको देखिए, 5 कारक या 5 गुण दिए थे इन्होंने, और उसी को इनका सिद्धांत का नाम बना दिया 5 वृहद कारक सिद्धांत, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिग 5 फैक्टर थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग 5 फैक्टर थ्योरी। बिग 5 फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, बिग 5 फैक्टर थ्योरी। तो अब वो कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। पहला जो कारक है वो है अनुभव के लिए खुलापन। अनुभव के लिए खुलापन। दूसरा होता है आपका तंत्रिका तापी। अनुभव के लिए बहुत, एक्सपीरियंसेस के लिए बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, तंत्रिका तापी। अतः विवेकशीलता, अंतः विवेकशीलता मतलब दिमाग बहुत अच्छा, बहिर्मुखता मतलब मल्टी डायमेंशनल इनका दिमाग चलता है। साथ ही साथ सहमतिशीलता होती है। तंत्रिका तापी, अतः विवेकशीलता, अनुभव के लिए खुलापन। भाई अनुभव, आप जितना अनुभव के लिए खुलापन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि आपको अनुभव, एक्सपीरियंसेस के लिए आप जितने ओपन रहेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपका माइंड उतना ही तेज होगा। तो अनुभव के लिए खुलापन तो होगा ही होगा। बहिर्मुखता होती है, मल्टी डायमेंशनल सोच वाले होते हैं ये लोग। और साथ ही साथ सहमतिशीलता होती है, सहमतिशीलता होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फ्रांसिस गाल्टन के बारे में। काफी तेजी के साथ आज हम लोग कई व्यक्तियों के सिद्धांत, छोटे छोटे सिद्धांत है तो खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग ले रहे हैं फ्रांसिस गाल्टन का। सबसे पहली बात कि इन्होंने एक प्रक्षेपी परीक्षण बनाया था। क्या था यह? एक प्रक्षेपी परीक्षण था। फ्रांसिस गाल्टन का जो प्रयोग है यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। पर्सनैलिटी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसको मार्क कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा, बिंदी रख लीजिएगा, जो कुछ करना है कर लीजिएगा। बस याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी नाम का जो शब्द है वो सबसे पहली बार किसने लिया था? तो पर्सनैलिटी शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था फ्रांसिस गाल्टन ने। फ्रांसिस गाल्टन ने सबसे पहली बार पर्सनैलिटी शब्द का प्रयोग किया। व्यक्तित्व परीक्षण का पहला शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तित्व का पहला परीक्षण शब्द साहचर्य परीक्षण, जो कि परीक्षण इन्होंने बनाया था। व्यक्तित्व परीक्षण मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट का पहला शब्द साहचर्य परीक्षण। साहचर्य याद रखिएगा, कौन सा? साहचर्य परीक्षण बनाया था, जो कि 75 शब्दों से बना था। कैसे बना था? 75। जो इनका टेस्ट था उसमें टोटल 75 वर्ड्स हुआ करते थे, यानी कि 75 शब्द हुआ करते थे। नेक्स्ट हमको बात करनी है विलियम स्टर्न की।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं विलियम स्टर्न की। देखिए इस परीक्षण में पहली बात तो देख लेते हैं ये इन्होंने कौन सा टेस्ट बनाया था। तो इन्होंने बनाया था क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया था। विलियम स्टर्न ने क्या बनाया था? तो विलियम स्टर्न ने बनाया था क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया था। यह भी एक प्रक्षेपी परीक्षण था। विलियम स्टर्न ने बनाया था क्लाउड पिक्चर टेस्ट, जो कि एक प्रक्षेपी परीक्षण था। चलिए देखते हैं। स्टर्न ने व्यक्तित्व का क्लाउड पिक्चर टेस्ट बनाया, जो कि एक प्रक्षेपी परीक्षण था। इस परीक्षण में विभिन्न रंग के बादल दिखाकर प्रयोग की प्रतिक्रिया जानी जाती थी। यानी कि जिसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे होते थे उसका, जैसे आपको सिंपली क्या था, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। विभिन्न रंग के बादल दिखाएंगे आपको। अब उन विभिन्न रंग के, काला बादल, नीला बादल, पीला बादल, लाल बादल, अब उन बादलों को देख के आपका रिएक्शन कैसा होता है। उन बादलों को देख के मतलब एक जैसे एटमॉस्फेयर सेट कर दिया कि नीला बादल दिख रहा है, फिर देखा काला काला बादल है, फिर भूरा भूरा बादल दिखा दिया, भैया आज तो बाढ़ आके मानेगी। तो उस पर देखते थे कि जिसका हम लोग टेस्ट ले रहे हैं उसका रिएक्शन कैसा होता है। तो यही था आपका विलियम स्टर्न का क्लाउड पिक्चर टेस्ट। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने मनोवैज्ञानिक की, जिनका नाम है हरमन रोडसा। हरमन रोडसा साहब जो है ये 1921 में स्विट्जरलैंड के, हरमन रोडसा ने 1921 में स्विट्जरलैंड के एक व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण बनाया। क्या बनाया था इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण बनाया था। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। 1921 में स्विट्जरलैंड के हरमन रोडसा ने एक व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण बनाया। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। हरमन रोडसा के टेस्ट का क्या नाम है? स्याही धब्बा परीक्षण। क्या नाम है? स्याही धब्बा परीक्षण। इस परीक्षण में कुछ क्या किया इन्होंने? इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड रखे इन्होंने। जैसे अभी आपने पिछले क्लास में पढ़ा कि क्लाउड पिक्चर अलग अलग तरह के बादल दिखाए जाते थे, उसी तरह इन्होंने क्या किया कि कुल 10 कार्ड बना लिए। उन कार्डों को दिखाया जाने लगा। इन्होंने कुल 10 कार्ड बनाया जो कि अलग अलग कलर्स के थे, जिनमें से आपके 5 काले 5 सफेद कार्ड थे। 5 काले एवं 5 काले एवं सफेद कार्ड थे। 5 काले एवं 5 सफेद हो जाएगा तो 10 यही हो जाएगा। 5 काले थे और मिक्स था काले और सफेद का। 5 काले एवं 5 सफेद नहीं थे, 5 काले थे और उसी में सफेद मिक्स थे। जैसे कि मतलब कभी 3 आपको काला दे दिया, 2 सफेद दे दिया, फिर कभी आपको 3 सफेद दे दिया, 2 काला दे दिया। तो कुल मिला के 5 काले और सफेद के मिक्स कार्ड थे। 5 काले और सफेद के मिक्स कार्ड थे। 3 विभिन्न रंगों के कार्ड थे। तो 5 और 3 हो गया आपका 8 और 2 आपके हो जाते हैं लाल कार्ड। तो यहां पे ये जो 5 काले एवं 5 सफेद है ये गलत है। इसमें 5 काले एवं सफेद कार्ड, 5 काले एवं सफेद कार्ड मतलब 5 काले और सफेद के मिक्स हैं। उनमें से 3 काला भी हो सकता है या 4 सफेद हो सकता है। 1 सफेद 4 काला, 4 काला 1 सफेद, 3 काला 2 सफेद, 2 काला 3 सफेद, कोई भी वो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो 5 काले एवं सफेद कार्ड, 2 लाल कार्ड और 3 अलग अलग कलर के कार्ड रखे गए। अब इन कार्डों को हमको देना होता था, जिसके ऊपर पर्सनालिटी टेस्ट करना होता था। अब वो उन कार्ड्स को लेकर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका रिएक्शन क्या होता है उन कार्ड्स को देखने के बाद, हमें बस वही ऑब्जर्व करना होता था और उसी से हम लोगों का व्यक्तित्व का आकलन कर लेते थे। उसी से हम लोगों के व्यक्तित्व का आकलन करते थे। तो ये रहे आपके हरमन रोडसा साहब। याद रखिएगा कि इन्होंने स्याही धब्बा परीक्षण बनाया था। इनके परीक्षण का क्या नाम है? स्याही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा परीक्षण बनाया। यह एक प्रक्षेपी परीक्षण था। कुल 10 कार्ड, 5 काले एवं सफेद, 3 अलग अलग कलर्स के और 2 लाल रंग के कार्ड हुआ करते थे, जिसपे हमको इनका ऑब्जर्व करना होता था कि उस पे इनका क्या रिएक्शन होता है। तो ये रहा आपका हरमन रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। तो आई होप आपको ये पूरी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी एक नए टेक्निक के साथ। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके नीचे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए आप सब लोग अच्छे से घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। टाटा, बाय बाय।